विदर्भ में नागपुर के बाद अब बुल्ढाना में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। बुधवार को दुबई से लौटे एक 65 वर्षीय शख्स में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि संक्रमित मरीज की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। दुनिया भर में दहशत मचा चुके कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन बुल्ढाना में भी पहुंच चुका है। दुबई से बुल्ढाना लौटे एक 65 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमित मरीज की हालत ठीक है। उनमें कोई लक्षण न होने पर भी उसे कुल 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें सभी कोरोना नेगेटिव है। स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमित मरीज 9 दिसंबर को दुबई से लौटा था और उसकी जांच की गई। हाल के दिनों में वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद मरीज के स्वैब के नमूने को ओमिक्रॉन परीक्षण के लिए पुणे भेजा गया था। 4 दिन बाद बुधवार को रिपोर्ट मिली है। ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन में खलबली मच गई है। वहीं बुल्ढाना के तहसीलदार रुपेश खंडारे ने नागरिकों से सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बुलढाणा शहरामध्ये ओमिक्रॉनचा रुग्ण सापडून आलेला आहे। सदर व्यक्ती ही 65 वर्षीय आहे। काही दिवसापूर्वी ती दुबईवरून आली होती। विदेशातून आल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही त्यांची कोविड टेस्ट केली। ती टेस्ट पॉझिटिव्ह आली होती। आज त्यांचा ओमिक्रॉन व्हेरियंटचा रिपोर्टही पॉझिटिव्ह आला आहे। या माध्यमातून सर्वांना विनंती आहे की कोविडच्या गाईडलाईनचं कटाक्षानं पालन करावं, कारण आपणा सर्वांना माहीतच आहे की ओमिक्रॉन हा खूप वेगाने पसरतो आणि तो जास्त धोकादायक सुद्धा आहे। विशेषतः ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांच्यासाठी तो फारच धोकादायक आहे। त्यामुळे आपल्या माध्यमातून मी सर्वांना विनंती करतो की सर्वांनी कोविडच्या गाईडलाईनचं कटाक्षाने पालन करावं आणि जास्तीत जास्त लोकांनी लसीकरण करून घ्यावं, जेणेकरून आपण कोविडचा धोका कमी करू शकू। शासन स्तरावर कुठल्या आणखी उपाययोजना करण्यात येत आहे? नाही, विशेष काही उपाययोजना शासन स्तरावर नाही। ते गाईडलाईन ज्या सध्याच्या अस्तित्वात आहेत त्याच्यानुसार आम्ही त्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग केलं आहे, कंटेनमेंट झोन केलं आहे। त्यांच्या सगळं संपर्कातले जेवढे त्या सर्वांचे पण रिपोर्ट आम्ही त्यांचे पण आम्ही तपासणी केली आहे आणि सदर व्यक्ती सध्या शासकीय कोविड रुग्णालयामध्ये भरती है। पुलिस विभाग अंतर्गत मनचाहा पोस्टिंग पाने के लिए गृह मंत्रालय को पैसे देने के मामले में ईडी ने अब पुलिस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है। अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर पर पुलिस अधीक्षक का पद पाने के लिए आर्थिक लेन देन का आरोप लगाते हुए ईडी ने नोटिस जारी किया है। उन्हें 17 दिसंबर को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले में आर्थिक संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। इसमें करीब 29 पुलिस अधिकारी का नाम सामने आया है। उनमें से एक अकोला के तत्कालीन अधिकारी और वर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर का नाम भी शामिल है। इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पसंदीदा स्थानों पर पोस्टिंग करने के लिए 60 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए देने पड़े थे। इस मामले का खुलासा होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी ने कार्रवाई की है, जबकि इस मामले में उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब ईडी इस मामले में पोस्टिंग के लिए पैसे देने वाले 29 पुलिस अधिकारियों की भी जांच कर रही है। अब इसी मामले में अकोला जिले के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर को हाल ही में ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। इस नोटिस से अकोला पुलिस बल में हड़कंप मच गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है। राज्य के एसटी कर्मचारी अभी भी अपनी हड़ताल पर अड़िग हैं, जबकि काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद काम पर नहीं लौटने वाले अकोला विभाग के 35 एसटी कर्मचारियों का तबादला किया गया है। राज्य में एसटी कर्मचारी एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलय करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। इस बीच अकोला में अलग अलग आंदोलन कर प्रदर्शन किया गया। वहीं महीने भर से जारी हड़ताल के बाद एसटी महामंडल कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर रहा है। अकोला विभाग में 314 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है, जिसके बाद 7 और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। ये 7 कर्मचारी वाशिम डिपो के हैं। पहले ही 20 कर्मचारियों का तबादला किया जा चुका है, जिसके बाद 35 और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया है। इसमें वरिष्ठ लिपिक, वाहक चालक और अन्य विभागीय कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। तबादला व निलंबन की कार्रवाई के बाद भी कर्मचारी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और अब भी हड़ताल जारी है। बुल्ढाना जिले में अवधा ग्राम पंचायत में जलापूर्ति कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के नियमों के विरुद्ध भर्ती किए जा रही तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुल्ढाना जिला परिषद के सामने सरपंच और उप सरपंच ने अनशन शुरू किया है।
नांदुरा तहसील के औधा ग्राम पंचायत के सरपंच गजानन उन्हाले और उप सरपंच भारत काटकर ने सोमवार 13 दिसंबर से बुल्ढाना जिला परिषद के सामने अनशन शुरू कर दिया है। सरपंच और उप सरपंच का आरोप है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव प्रशांत जामोदे ने सरपंच और उप सरपंच को बताए बगैर ही जलापूर्ति कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर की पदभर्ती की। इस संबंध में बुल्ढाना जिला परिषद और नांदुरा पंचायत समिति में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इस मामले की अनदेखी की जा रही है। इसलिए सरपंच और उप सरपंच ने अनशन शुरू कर दिया है और तत्काल नियुक्ति रद्द करने और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आमच्या इथे ग्रामपंचायत कर्मचारी नियम बाह्य भरण्यात आले, पाणी पुरवठा कर्मचारी व संगणक ऑपरेटर तत्कालीन सचिव यांनी जेव्हा ही पदभरती केली तेव्हा कुठल्याच प्रकारच्या नियमाचं पालन न करता ही भरती केली। त्या संदर्भात आम्ही जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली, गट विकास अधिकाऱ्यांकडे सुद्धा ही तक्रार केली होती, परंतु आजपर्यंत त्यांनी कुठल्याच प्रकारचा या प्रकरणामध्ये चौकशी किंवा कुठल्याच प्रकारचं सहकार्य आम्हाला केलं नाही। त्यामुळे आम्ही जिल्हा परिषद समोर दिनांक 13 डिसेंबर 2021 या तारखेपासून उपोषणाचा इशारा दिला होता आणि त्यानुसार आज आम्ही इथे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणास बसलो आहे। सदर जे कर्मचारी आहेत त्यांचे तात्काळ पद खाली करण्यात यावे व सचिवावर कार्रवाई करण्यात यावी। दूसरी ओर औधा बुद्रुक ग्राम पंचायत के जलापूर्ति कर्मचारी सौरभ ढोले ने बताया कि नियुक्ति सरपंच एवं उप सरपंच के हस्ताक्षर से ही हुई है, लेकिन नियुक्ति के बाद सरपंच और उप सरपंच ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की, जिसे पूरा नहीं करने पर अभी नियुक्ति रद्द करने के लिए अनशन शुरू करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज, बुल्ढाना। विधान परिषद के लिए अकोला बुल्ढाना वाशिम स्थानीय निकाय संस्था सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वसंत खंडेलवाल ने जीत हासिल की है। शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार गोपी किशन बाजोरिया चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो अपनी जीत का चौका नहीं मार सके। आंतरिक गुटबाजी और महाविकास गठबंधन में फूट के कारण इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद के अकोला वाशिम बुल्ढाना स्थानीय निकाय संस्था सीट के लिए शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे थे। लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव जीतने वाले गोपी किशन बाजोरिया को इस बार भाजपा के वसंत खंडेलवाल से मुकाबला था। शुक्रवार को मतदान के बाद मंगलवार को मतों की गिनती हुई। इस बार भाजपा के वसंत खंडेलवाल ने गोपी किशन बाजोरिया की जीत पर ब्रेक लगाते हुए अपना परचम लहराया है। इस सीट के लिए 822 मतदाताओं में से 14 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था, जिसके बाद 808 मतों में से गोपी किशन बाजोरिया को 334 और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वसंत खंडेलवाल को 433 वोट मिले हैं। हालांकि 31 वोट अवैध रहे। विधान परिषद चुनाव में वसंत खंडेलवाल ने शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया को हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा के वसंत खंडेलवाल ने इस जीत को पार्टी के वरिष्ठ नेता और सभी मतदाताओं की जीत बताया। मुख्य म्हणजे जे विचारधारा किंवा जे काम करायची इच्छा आम्ही दर्शवलेली आहे, सर्व कार्यकर्त्यांच्या सोबत जितके आमचे मतदाता आहेत त्यांना आम्ही आमचे विचार मांडलेले आहेत व त्यांनी त्याला पसंती दाखवून आम्हाला मतं केलेली आहेत। हा गडकरी साहेबांचा विजय म्हणता येईल? हा सर्वांचा विजय म्हणता येईल। सर, शेवटचा एक प्रश्न विचारतो की आपलं या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान प्रचाराची पातळी खूप खालावली होती, आरोप प्रत्यारोप झाले, काय आमच्यातर्फे असं काही प्रत्यारोप झालेलं नाही आहे। आमच्यातर्फे कोणती पातळी आम्ही खाली केलेली नाही आहे, ओलांडली नाही आहे आणि जे समोरच्या व्यक्तींनी केलेली आहे त्याबद्दल आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे, त्याबद्दल मला वारंवार सांगायची गरज नाही। महाविकास आघाडीची मतं मोठ्या प्रमाणात फुटली आणि त्याबरोबर वंचितची मतंही तुम्हाला मिळाली अशी चर्चा आहे, काय? मी आता आम्ही जे विचारधारा मांडलेली आहे, सर्व नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती त्यांना ते विचार आमचे पटल्यामुळे त्यांनी आम्हाला मतं केलेली आहेत। याच्यात पक्ष म्हणून आम्ही कुठेही विचार मांडलेला नव्हता। तर येणाऱ्या काळात काय प्रोव्हिजन राहणार आहे? नाही, पहिली गोष्ट तर पक्ष जे आम्हाला माहिती देणार किंवा करायला सांगणार आहे ते पहिले करू, मग आमच्या लोकल तिन्ही जिल्ह्यामध्ये जे सुधारणा करण्यासाठी आम्हाला विचारधारा समोर येतील ते आम्ही त्या पूर्णपणे करायचा प्रयत्न करू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ओबीसी के राजकीय आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भंडारा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एम्पिरिकल डाटा उपलब्ध नहीं कराए जाने से सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। अजूनही मान्य सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण सुरू आहे, याचिका फेटाळली, पण अजून काही मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे। पण जे काही सकाळी केंद्र सरकारने
जे प्रतिज्ञापत्र माननीय सुप्रीम कोर्टात सादर केलं त्याच्यामध्ये त्यांनी एम्पिरिकल डाटा देण्यासाठी जो विरोध केलेला आहे हाच खऱ्या अर्थानं OBCचा सगळ्यात मोठा घात भाजपनी OBC समाजासोबत केलेला आहे. एकीकडे लोकसभेत सांगावं, एकीकडे स्टँडिंग मीटिंगमध्ये कमिटीमध्ये सांगावं की 98% डाटा हा बरोबर आहे आणि 2% डाटाचा प्रॉब्लेम आहे. मग 98% डाटा चांगला असतानासुद्धा BJP जाणीवपूर्वक OBC समाजावर का अन्याय करतो हा एक प्रश्न आहे. आणि म्हणून एम्पिरिकल डाटाच्या इश्यूमध्ये हा विषय घेण्यात आला. राज्य सरकारलाही आमची विनंती राहील की तातडीने एम्पिरिकल डाटा घेऊन येणाऱ्या ह्या निवडणुका ज्या आहेत या OBCच्या आरक्षणासहितच व्हाव्यात ही मागणी कांग्रेस पक्षाची राहणार आहे. विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने OBC आरक्षण के बगैर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने की मांग की है. नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 3 महीने के भीतर एम्पिरिकल डेटा तैयार करने की मांग की. ओबीसी आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में रद्द होने के बाद राज्य सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही राज्य में स्थानीय निकाय संस्था चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिससे राज्य में 2 जिला परिषद और 105 नगर पंचायत में ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने की स्थिति है. लेकिन विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार से 3 महीने के भीतर एम्पिरिकल डेटा तैयार कर उसके बाद चुनाव कराने की मांग की है. हा डेटा 3 महिन्यामध्ये कलेक्ट करणं शक्य आहे, कारण याच्यापूर्वी मराठा आरक्षणाच्या वेळी असाच डेटा हा राज्य मागासवर्ग आयोगाने 4 महिन्यामध्ये कलेक्ट केला होता. तो एक्सपिडाइट करून 3 महिन्यात देखील कलेक्ट करणं शक्य आहे. एवढंच नाही तर ज्यावेळेस माननीय मुख्यमंत्र्यांपुढे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि मी असं आमची बैठक झाली आणि तिथे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना विनंती केली होती त्या बैठकीत यायची मुख्यमंत्र्यांनी. आणि ज्यावेळेस त्यांना विचारण्यात आलं त्यांनी तर सांगितलं मला रिसोर्सेस दिले तर मी 1 महिन्यात देखील हे काम पूर्ण करू शकतो, एवढी माझी तयारी आहे. त्यामुळे 3 महिन्यात हे काम निश्चित होऊ शकतं. पण आता जसं परवा भुजबळ साहेब म्हणाले की आम्हाला याच्याकरता पैसेच मिळाले नाही, मग वडेट्टीवार साहेब म्हणाले की आम्हाला फायनान्स डिपार्टमेंट क्लिअरन्सच देत नाही. सरकारने अशा प्रकारे जर वागायचं ठरवलं तर ओबीसींना कधीच न्याय मिळू शकत नाही. याला फार पैसा देखील लागत नाही, याला इच्छाशक्ती लागते. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर पुढच्या 3 महिन्यामध्ये हा डेटा तयार होईल, हे आरक्षण परत येईल आणि त्यानंतरच निवडणुका घेतल्या पाहिजे. नाहीतर ओबीसींवर आता 2 जिल्हा परिषदा भंडारा गोंदिया आणि 105 नगर पंचायतीमध्ये तर अन्याय झालेलाच आहे. भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने ओबीसी का राजकीय आरक्षण रद्द होने के मुद्दे पर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को फिर से घेरा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की वजह से ओबीसी वर्ग का राजकीय आरक्षण कायम नहीं रहा. बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जल्द से जल्द ओबीसी का डेटा संकलित करने का काम करना चाहिए. हे नुसते बोलगवडे आहेत. या सरकारमध्ये काँग्रेसकडे ओबीसी खाता आहे, राष्ट्रवादीकडे वित्त खाता आहे. हे आयोगाला पैसे देत नाही आहे. आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला, यांच्या काँग्रेस पार्टीच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला. याच्यापेक्षा नामुष्की काय आहे? आणि ओबीसी मंत्री वारंवार बोलतात तर डेटा का तयार करत नाही? हे केंद्राकडे का बोट दाखवत राहिले? तुमच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सांगितलं होतं केंद्र सरकारने तो डेटा कामाचा नाही आहे, तो दोषपूर्ण आहे, तो पॉलिटिकल आरक्षणाचा कामाचा नाही आहे. तुम्हाला 4 मार्च सुप्रीम कोर्टात सांगितलं ना की तुम्ही डेटा तयार करा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तयार करा. आणि माझा दावा आहे सर्व ग्रामपंचायती तयार आहेत. आज जर या ग्रामपंचायतला म्हटलं SC ST लोकसंख्या किती आहे त्याच्यामध्ये आजच्या डेटप्रमाणे आजच्या 2021 प्रमाणे मालमत्ता कराच्या रजिस्टरवर सुद्धा डेटा तयार होऊ शकतो. पण हे करत नाही आहे आणि या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं आणि या सुप्रीम कोर्टाने इलेक्शन घ्यायला लावलं आहे. ओबीसीच्या जागा सोडून इलेक्शन घ्यायला लावलं आहे. हे त्या ठिकाणी या सरकारचं अपयश आहे. आम्ही आता जनतेमध्ये जाऊ आणि या सरकारचं अपयश लोकांसमोर मांडू. पूर्व ओबीसी नेता हरिभाऊ राठौड़ ने राज्य सरकार पर ओबीसी के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया है. अकोला में पत्रकारों से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर अब भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है. महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात गोंधळाची स्थिती आहे आणि ही गोंधळाची स्थिती राज्य सरकारने ज्या अक्षम्य चुका केलेल्या आहेत ओबीसीचा एम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याच्या संदर्भात त्यामुळे निर्माण झालेली आहे. खरं म्हणजे विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं
की ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती. त्यापैकी एक स्वतंत्र आयोग नेमला नाही, तज्ज्ञाचा आयोग नेमा तज्ज्ञाचा आयोग नेमण्यात आलेला नाही, आणि माहिती गोळा करा एम्पिरिकल. आता एम्पिरिकल म्हणजे काय याचा उलगडा शासनाने अजूनही केलेला नाही आणि शासनाला सुद्धा कळलेलं नाही, हा माझा दावा आहे. आणि जर त्यांना कळलं असतं तर केंद्राकडे हा डाटा आहे, केंद्राकडे आम्ही मागितला आहे, हे सबसेल चूक आहे. माझा दावा आहे की केंद्राकडे असा कुठलाही एम्पिरिकल डाटा नाही. कारण 2011ला सोशिओ इकॉनॉमिक अँड कास्ट सेन्सस झाला होता, त्याचा आणि या एम्पिरिकल डाटाचा काही एक संबंध नाही. त्यामुळे चुकीच्या माहितीच्या आधारावर बातम्या पेरल्या जातात आणि दोन्ही पक्ष एकामेकावर आरोप प्रत्यारोप करत आहे. माझा दावा आहे परत की हे सगळं 8 दिवसामध्ये आपण गोळा करू शकतो आणि एम्पिरिकल डाटासाठी 1 पैसासुद्धा खर्च होणार नाही. कारण शासनाची जी यंत्रणा आपण निवडणुकीमध्ये वापरतो ती पूर्ण निवडणुकीमध्ये वापरत असलेली आपण यंत्रणा आपण या ठिकाणी सुद्धा वापरू शकतो आणि वापरता येईल. फक्त तुम्हाला तज्ज्ञांनी तो फॉर्मॅट जर व्यवस्थित केला तर सगळ्या पूर्ण महाराष्ट्रातले वेगवेगळे मतदारसंघ जे आहेत, आपल्या नगरपालिका आहे, महानगरपालिका आहे, पंचायत समिती आहे, जिल्हा परिषद आहे, यांचे वेगवेगळे आकडे आपण गोळा करू शकतो आणि तोच खऱ्या अर्थाने एम्पिरिकल डाटा आहे. परंतु सरकार हे न करता सरकारने चुकीने कायदा केला, त्यांना खरं म्हणजे तो अधिकारच नव्हता आणि अशा प्रकारे सरकारने सुप्रीम कोर्टाचं सुद्धा आव्हान केलेलं आहे. आणि आज जी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली ती सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे. सरकार अकोला क्रॉस कंट्री पद्म विभूषण और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर अकोला में क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया. सुनील गव्हाणे और अविनाश चौहान के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस और अकोला जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से ये आयोजन हुआ. अकोला में आयोजित इस आयोजन में 11 से 20 वर्ग एक समूह, 20 से 24 एक समूह और ओपन श्रेणी समूह के 3 समूहों में बांटा गया है. प्रतियोगिता का आयोजन जिलाध्यक्ष नगर राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस अर्जुन लोनारे द्वारा किया जा रहा है. जिले के विभिन्न स्थानों और तहसील के स्कूलों और कॉलेजों से छात्रों और खिलाड़ियों की भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली. विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां वितरित की गई. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अमोल मिटकरी, विदर्भ अध्यक्ष अविनाश चौहान, गोपाल चौहान, अशोक वाघमारे, अंकुश यादव, पप्पू जायसवाल, योगेश निखाड़े आदि रहे. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला.